नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं क्लास 11th का जीव जगत का वर्गीकरण वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है, अध्याय 3 है। आज हम उसे समझने वाले हैं। दोस्तों, इसमें दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे दिए गए हैं, चाहे दूब घास हो या बड़े बड़े पेड़ पौधे भी पीपल और बरगद हों, तो सभी पौधों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जितने भी पौधे हैं, हमें इनके बारे में अध्ययन करना लगभग असंभव है, तो इसलिए इन सभी पौधों को 5 प्रकार से बांटा गया है। जैसा कि लिखा गया है, प्रकृति में कई प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। सभी पेड़ पौधे का अध्ययन करना संभव नहीं था, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। पेड़ पौधों को 5 भागों में बांटा गया। दोस्तों, जो सभी पेड़ पौधे थे, अब आप किसका किसका अध्ययन करोगे? तो इस तरह अध्ययन करना संभव नहीं था, इसलिए इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो जिनमें से पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। इसमें हम शैवालों का अध्ययन करेंगे। अभी धीरे ऐसे बता दे रहे हैं, इसके बाद हम एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का इसमें भी जड़ तना पत्ती नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जड़ तना के समान संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। तीसरा है टेरिडोफाइटा। इसमें एकदम सही सही जड़ तना पत्तियाँ पाई जाती है, एकदम मूल रूप से। आप इसे देख के कह सकते हो कि हाँ, ये पेड़ पौधे हैं। और थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा आप देखोगे तो आप कह ही नहीं सकते कि ये ब्रायोफाइटा है। कोई पढ़ा लिखा इंसान भले कह दे, जो जीव विज्ञान पढ़ा होगा, बाकी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं कह सकता है। तीसरा है जिम्नोस्पर्म। इसमें तो पेड़ पौधे में डाल पत्तियाँ और जड़ें तो होती है, साथ ही साथ बीज भी बनते हैं, लेकिन वो बीज पर आवरण नहीं होता, फल फूल नहीं लगते हैं। पांचवा है एंजियोस्पर्म। इसमें जो होता है, इसमें पेड़ पौधे में डाल पत्तियां तने भी होते हैं, साथ ही साथ बीज भी बनते हैं, फूल और फल ये पूर्ण विकसित होता है। तो देखिए दोस्तों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पेड़ पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम अध्ययन करेंगे आज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का इसी वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। बाकी जो चैप्टर हैं उनका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हम चलते हैं अगले पेज। दोस्तों, हम अगले पेज पर आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम अब इसमें जानेंगे शैवालों की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 मतलब पहला है इसमें क्लोरोफिल युक्त। जो शैवाल होते हैं ना, वो भले ही छोटे छोटे होते हैं, भले ही उनमें तने पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है, ये पौधे थाइलॉइड होते हैं। थाइलॉइड मतलब इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है। जैसा कि हमने पहले बता दिया, इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें थाइलॉइड कहते हैं और इसी वजह से इन्हें थैलोफाइटा भी कहते हैं। तीसरा नंबर पे है आवास। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये समुद्री जल में पाए जाएंगे, लवणीय जल, अलवणीय जल और जो गर्म जल के झरनों में, तपोजल में, ये हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन इनका विशेष स्थान पानी में ही होता है, ये कभी स्थल पर नहीं पाए जाते। तो ये पानी में ही पाए जाते हैं, आप इतना याद रखना। चौथे नंबर पर है परजीवी। दोस्तों, ये कुछ जीवों में परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे चाय पत्ती में, कहवा, काफ़ी, इन सब पौधों पर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और परजीवी के रूप में तो पाए जाएंगे, लेकिन उन पौधों को रेड रस्ट ऑफ टी नाम की बीमारी भी उत्पन्न कर देते हैं। पांचवें नंबर पर है सहजीविता। दोस्तों, जो शैवाल होते हैं सहजीवी का काम करते हैं। सहजीवी का काम मतलब कि ये दूसरों को फ़ायदा देंगे और दूसरों से फ़ायदा लेंगे। जैसे ये शैवाल जो होते हैं वो कवक के साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, और लाइकेन का निर्माण जब करते हैं तो ये शैवाल कवक को भोजन देते हैं और कवक से ये यांत्रिक सहारा पाते हैं, जल पाते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, इसी को सहजीविता कहते हैं। 6वें नंबर पर आता है रोग। इनसे रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। 7वें नंबर पर है परजीवी शैवालों का आवास। दोस्तों, जो शैवाल कुछ परजीवी होते हैं तो उनका आवास कहाँ होता है?
चाय, कॉफ़ी, कहवा के पौधे पर, उनकी पत्तियों पर ही ये परजीवी के रूप में पाए जाएंगे। आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो वहाँ पर शैवाल दिखेंगे। 8वें नंबर पर है स्थलीय आवास। दोस्तों ये कुछ जो होते हैं, बहुत एकाध % शैवाल ऐसे होते हैं जो स्थलीय भी होते हैं। अधिकतर तो आपको 98% तो मिलेंगे पानी में ही, लेकिन एकाध % जो होते हैं ये चाय, कॉफ़ी, कहवा पर मिलेंगे, एकाध % स्थलीय होते हैं। लेकिन स्थलीय में भी नम स्थानों पर, नम भूमि, लकड़ी के लट्ठे, तालाब व सर्दी वाले स्थानों पर, तालाब के किनारे वाले स्थानों पर, जहाँ सर्दी होती है सिर्फ उसी स्थानों पर पाए जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। पॉइंट है इसमें से, पौधे प्रायः युग्मकोद्भिद होते हैं। दोस्तों इसमें जो शैवाल होते हैं सारे के सारे शैवाल युग्मकोद्भिद होते हैं। युग्मकोद्भिद मतलब ऐसे शैवाल जो युग्मक का निर्माण करते हैं, ये युग्मकोद्भिद होते हैं। और पॉइंट नंबर 10वां है, ये शाखित या अशाखित भी हो सकते हैं। इन्हें आप देखोगे तो जैसे आपको लगेगा कि इनमें शाखाएँ निकली हुई, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो कुछ शाखाएं निकली हुई दिखती हैं, कुछ में नहीं होती, तो इन्हें शाखित या अशाखित भी हो सकते हैं। और इनमें जनन कैसा होता है, इनमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन, तीनों प्रकार के जनन हो सकते हैं। लैंगिक जनन मतलब इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से भ्रूण का निर्माण होता है और उसी से नए शैवाल बन जाते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें नर और मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, पौधे टूट जाते हैं आपस में और टूट के बिखर जाते हैं, और जितने भाग होते हैं सबसे नए नए पौधे का निर्माण होता है। और कायिक जनन जो होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं कि इनकी जो काया होती है, इनकी काया के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। दोस्तों अब इनमें हम शैवालों का प्रकार देखने वाले हैं। देखिए शैवाल को कई प्रकारों में बांटा गया। शैवाल कुछ थे भूरे शैवाल, कुछ लाल शैवाल, कुछ हरे शैवाल, तो इन शैवालों को बांट दिया गया कई शैवाल। तो शैवालों को रंगों के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार? 3 प्रकार से बांटा गया है। शैवाल नंबर 1 है क्लोरोफाइसी। दोस्तों ऐसे शैवाल जो हरे रंग के थे, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल जिसमें पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं उन्हें क्लोरोफाइसी कहते हैं, उन्हें हरे रंग के होते हैं। दूसरा है फियोफाइसी, जो भूरे रंग के होते हैं उन्हें फियोफाइसी कहते हैं। और जो रोडोफाइसी, रेड मतलब लाल होता है, रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी जो होते हैं वो रेड यानी लाल होते हैं। तो क्लोरोफाइसी हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं ए और बी होते हैं। फियोफाइसी में वर्णक ए और सी पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में वर्णक ए और डी पाए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको शैवालों के बारे में समझ में आ गया होगा, उनके लक्षणों के बारे में, उनकी विशेषता और उनके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे कि जैसे शैवाल होते हैं तो शैवालों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, हम क्यों इन्हें हम कहाँ देखेंगे, कहाँ पाएंगे। दोस्तों देखिए जैसे आप बरसात में चलते हो ना, पता लगा आपका पैर फिसला और गिर पड़े, तो क्यों फिसल जाता है? क्योंकि जो शैवाल होते हैं, शैवाल थोड़ा नम होते हैं और ये फिसलदार होते हैं, तो आपके पैर को फिसला देते हैं जिसकी वजह से आप गिर जाते हैं। और कहीं कहीं देखो तालाबों में जैसे बहुत पुराना पानी होगा तो वहाँ पर पानी देखोगे तो आपको हरा हरा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पानी के ऊपर शैवाल बिछ जाते हैं, उन्हीं शैवालों की वजह से ये पानी हरा दिखता है। बाकी पानी अपने ही कलर में है लेकिन वो आपको हरा दिख जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं शैवालों का उपयोग, कि इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग, हम कहाँ कहाँ इन्हें उपयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं शैवालों का उपयोग, शैवालों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम शैवालों का आपका चित्र दिखा देते हैं। तो कुछ चित्र इस तरह से होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन इसमें से शैवालों को आप जितने भी संरचना देखोगे सबको जैसे लगेगा कि आपको अलग अलग है, लेकिन अलग नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, वो बस दिखता है। कुछ इस प्रकार से होते हैं और कुछ इस प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं कि शैवालों का उपयोग पर। शैवाल से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, विटामिन ए सी डी ई प्राप्त हो जाते हैं। तो इतना हमें प्राप्त होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शैवालों का हमें
जो है भोजन करना चाहिए, शैवालों का हमें सेवन करना चाहिए। शैवाल से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। दूसरा है भूरे शैवाल और समुद्री शैवाल से भोज्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आप देख लीजिएगा जापान में और चीन में, वहाँ पर भूरे शैवाल और समुद्री शैवाल से जो है भोज्य पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। तो आप वहाँ भोज्य पदार्थ देखेंगे कि शैवालों से ही प्राप्त किया जाता है। और भी मार्ग हैं, लेकिन शैवालों से भी प्राप्त किया जाता है। और तीसरे नंबर पर लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। दोस्तों जो लेमिनेरिया एक शैवाल होता है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन, यदि आप लेमिनेरिया शैवाल का भोजन करते हैं तो आपको हो सकता है कि जैसे घेंघा नामक रोग होता है वो आपको नहीं होगा, क्योंकि वो घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी की वजह से होता है। लेकिन इसमें आयोडीन आपको मिल जाएगा तो आपको घेंघा नामक रोग नहीं होगा। चौथा है समुद्री शैवाल से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। दोस्तों जो समुद्री शैवाल होते हैं इनसे खनिज पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। पाँचवें नंबर पर CO2 का अधिक ग्रहण तथा O2 का अधिक उत्पादन। दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड तक शैवाल ही अवशोषित कर लेते हैं। ये अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, लेकिन ये अपने वातावरण में अधिक से अधिक ऑक्सीजन देते हैं। कि जहाँ ये शैवाल होते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। दोस्तों इस प्रकार से शैवालों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आप शैवाल यदि कहीं पर देखिए तो उनका अध्ययन जरूर कीजिए। शैवालों का अध्ययन जरूरी भी है और ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों अब हम शैवालों का पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। यदि कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं अगली वीडियो बना दूंगा इसके लिए। और यदि कमी होगी तो, यदि नहीं होगी तो नहीं बनाऊंगा, इसी में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो होता है, अब मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा ब्रायोफाइटा, फिर पढ़ाऊँगा उसके अगले वीडियो में टेरिडोफाइटा। ऐसे एक एक पार्ट में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ा देंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।